पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शियाओ लान के साथ इंपीरियल सिटी के अंदर आ गया होता है, जहां उन दोनों को साथ में देखकर मूरोंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपना सारा का सारा गुस्सा शियाओ के ऊपर उतारना शुरू कर देता है, उसे मार मार कर। लेकिन शियाओ भी कहाँ रुकने वाला था, वो उल्टा उसी के सारे अटैक को खत्म करते हुए उसे ही धमका देता है कि आज के बाद दोबारा से उसने कुछ उसे सवाल किया तो शियाओ उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इस चीज से तो मूरोंग का ईगो हर्ट हो जाता है और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था, इसलिए वो अपने कजन को शियाओ के पास ले आता है। जो कजन शियाओ से धमकी देने लगता है कि मैं तुम्हारी यहाँ पर जान ले लूंगा, इसलिए शियाओ उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और उससे कहता है 3 महीने बाद हम दोनों के बीच फाइट होगी और उसमें जो जीतेगा वो हारने वाले से जो चाहे वो काम करवा सकता है, जिस शर्त पर दोनों मान जाते हैं। और अब यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वहाँ पर शियाओ के मास्टर और इस पूरे के पूरे सेट के प्रेसिडेंट आए होते हैं, जिन्हें देखकर सारे लोग वहाँ पर ग्रीट करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद गवर्नर शियाओ के पास आकर कहते हैं तुम्हारे अंदर काफी सारी हिम्मत, ताकत और जज्बा है, यहाँ तक कि जोश भी बहुत ज्यादा है, लेकिन तुमने जोश जोश में ही गलत फैसला ले लिया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी के साथ इस मूरोंग के कजन को हरा दोगे? वो इतनी आसानी से यहाँ का इतना हाई लेवल का डिसाइपल नहीं बन गया। तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें इनर पैलेस के बारे में तो बताया ही होगा कि वहाँ पर बहुत ही कम डिसाइपल होते हैं और उन्हीं में से ये मूरोंग का कजन आता है, इसलिए तुम्हें इस बात का ख्याल रखना है कि अगर तुम्हारे यहाँ पर तो तुम्हें जो मूरोंग का कजन करने कहेगा वो करना होगा। और उसके बाद साथ ही तुम कभी भी इनर पैलेस के डिसाइपल नहीं बन सकते, चाहे तुम कितना भी अच्छा क्यों ना आगे चलकर परफॉर्मेंस दिखा लो, तुम्हें इनर पैलेस में कभी भी नहीं लिया जाएगा। तो क्या तुम्हें ये शर्त मंजूर है? जिस पर शियाओ कहता है हाँ, मुझे आपकी सारी की सारी शर्तें मंजूर है, पर अगर मैं जीता तो आप इस मूरोंग के कजन को भी समझा दो कि जो मैं उससे करने कहूंगा उसे वो करना होगा। जिस पर मूरोंग का कजन हंसते हुए कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी शर्तें मानता हूँ, तुम जो मुझसे करने कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तब ये सुनकर गवर्नर उन दोनों से कहते हैं तो अब ये तय हो गया, 3 महीने बाद सुबह के 9 बजे तुम दोनों की फाइट शुरू होगी। लेकिन मैं शियाओ से ये भी कहना चाहता हूँ कि तुमने अपने से ज्यादा लेवल वाले बंदे से फाइट करने का चैलेंज लिया है, इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि बाहर के लोग हमारे सेट की बुराई करना शुरू कर दे कि देखो एक पावरफुल लेवल के डिसाइपल ने किसी कमजोर को हरा दिया। इसलिए मैं तुम्हें आउटर, सेंट्रल, इनर तीनों पैलेस के अंदर जितने भी रिसोर्सेस हैं उन सभी का तुम्हें फ्रीली इस्तेमाल करने देता हूँ। तुम जितने चाहे उतने रिसोर्सेस का इस्तेमाल कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर कोई रोक टोक नहीं होगी। 3 महीने के अंदर अपनी पूरी अच्छे से कल्टीवेशन करना ताकि तुम इस मूरोंग के कजन से फाइट करने के लिए लायक हो जाओ। ये सुनकर तो मूरोंग का कजन एकदम ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि आखिर गवर्नर ने इस शियाओ को सारी रिसोर्सेस इस्तेमाल करने क्यों दे दिए, ये तो बहुत बड़ी गलत बात है। तब जैस्मिन शियाओ से कहती है मुझे इन सारी चीजों के पीछे लान ही लगती है, उसने ही तुम्हें यहाँ पर प्रिविलेज देने के लिए तुम्हारे मास्टर और गवर्नर को बुलाया, क्योंकि उसके बगैर तो गवर्नर यहाँ पर आ ही नहीं सकते थे। कभी तुम्हें लान मिलेगी तो तुम उसका शुक्रिया भी कर लेना। जिसके बाद गवर्नर वहाँ पर सीकोंग को बुलाते हैं और उससे कहते हैं तुम शियाओ को हीवनली पवेलियन में ले जाओ, जो कि हमारे इनर पैलेस के अंदर है, और वहाँ के जो भी सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन होंगे उसे शियाओ को दे देना ताकि वो उसका इस्तेमाल कर सके। जिस पर सीकोंग मान जाता है। जिसके बाद शियाओ के मास्टर और गवर्नर यहाँ से चले जाते हैं। तब सीकोंग भी शियाओ से कहता है चलो जल्दी, हमें इनर पैलेस के अंदर जाना है, वहाँ जाकर कुछ ऐसी चीज तलाश करनी है जो तुम्हें जिंदा रखने में मदद कर सके। दूसरी तरफ हम लान को देखते हैं जो अपने फादर के पास आई होती है, क्योंकि उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और काफी दिनों से डॉक्टर जितनी चाहे उतनी मेहनत करने की कोशिश क्यों ना कर ले, तब भी वो लान के फादर को नहीं ठीक कर पा रहे होते हैं। तब वहाँ पर लान का भाई कानलिंग आ जाता है, जो कि एक क्राउन प्रिंस है, यानी कि अगर लान के फादर को कुछ हुआ तो उनकी पूरी फैमिली का अगला राजा ये कांगलिन ही बन जाएगा। तब उसे देखकर लान के फादर उससे कहते हैं आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, किसने तुम्हें अंदर आने दिया, चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी कभी भी शक्ल नहीं देखना चाहता। तब कांगलिन कहता है अरे फादर, मैं तो बस आपको यहाँ पर देखने के लिए ही आया था ना, मैं थोड़ी ना आपको यहाँ पे जान से मारने के लिए आया हूँ ताकि आपका राजगद्दी छीन सकूं। वैसे अगर मौका मिले तो मैं ये भी करने के लिए तैयार हूँ। तब उसके फादर उससे कहते हैं जब तक मेरे सांस में सांस है मैं तुम्हें कभी भी अपनी राजगद्दी नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है अगर तुमने इस फैमिली को संभाला तो ये पूरी की पूरी फैमिली बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। तब कांगलिन उनसे कहता है क्या आप नहीं जानते कि पूरा का पूरा शियाओ ट्राइब मेरे सपोर्ट में है, मैं एक चुटकी क्यों ना बजा दूं तब भी ये पूरी की पूरी फैमिली मेरे कब्जे में आ सकती है, तो आप ही मेरा क्या बिगाड़ लोगे। एक बार बस इस फैमिली का थ्रोन मेरे हाथ में आ जाए तब देख लेना ये फैमिली कितनी ज्यादा पावरफुल बन जाती है, कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। थर्ड ब्रदर तो ये सोचता है कि वो मुझसे मुकाबला कर सकता है ताकि आपके बाद वो अगला राजा बन जाए, लेकिन जब से उसने स्काई बर्निंग सेट के साथ अपना हाथ मिला लिया है तब तो उसकी कोई औकात नहीं रह गई कि वो इस फैमिली की राजगद्दी संभाल सके। तो बताइए फादर, लगता है ना आपको कि मैं ही सिर्फ ऐसा इंसान हूँ जो इस फैमिली को संभाल सकता है? इससे जल्द से जल्द अपनी टिकट कटवा लो और उसके बाद इस फैमिली का थ्रोन मेरे हाथों में दे दो। तब इन सारी चीजों को सुनकर लान को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपने भाई से कहती है बस बहुत हो गया, मैं तब से तुम्हें
देखे जा रही हूँ कि तुम भाषण पे भाषण किए जा रहे हो। तब कांग लिन उससे कहता है, अरे छोटी बहन, तुम्हें इन सारी चीजों के चक्कर में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम एक लड़की हो और तुम्हारे पास तो कभी भी राजगद्दी नहीं आ सकती। मेरे पास तुम्हारे लिए एक अलग ही प्लान है। तुम्हारी तो वैसे भी शादी की उम्र हो चुकी है। मेरे कई सारे लिंक्स हैं। क्या मैं तुम्हें कोई रिकमेंड करूं कि उससे तुम शादी कर लो? इससे तुम्हारी लाइफ भी सेटल हो जाएगी और मेरी भी इस फैमिली को संभालने का सपना पूरा हो जाएगा। तो बताओ मुझे कैसा लगा तुम्हें मेरा ये प्लान? तब लान गुस्से में अपनी स्वॉर्ड निकाल कर सीधा अपने बड़े भाई के गले पे ही रख देती है और उससे कहती है, आगे से तुमने एक शब्द भी कहा तो मैं इस स्वॉर्ड सीधा तुम्हारे गले पे चलाते हुए तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगी। इसलिए दफा हो जाओ यहाँ से और दोबारा कभी भी हमें अपनी शक्ल मत दिखाना। तब कांग लिन कहता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ यहाँ से, लेकिन उस दिन आऊंगा जब हमारे फादर इस दुनिया से चले जाएंगे। तब उसके जाने के बाद लान अपने फादर को संभालने आती है, जहाँ उसके फादर उससे कह रहे होते हैं, न जाने किस मुसीबत की घड़ी में ये ऐसा इंसान पैदा हो गया था। ये मेरी पूरी की पूरी फैमिली को बिल्कुल पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। इस फैमिली को संभालने वाली जो एक इंसान है वो सिर्फ तुम ही हो, लेकिन मजबूरी ये है कि तुम एक लड़की हो और यहाँ के रूल के हिसाब से कोई भी राजा अपनी राजगद्दी किसी लड़की को नहीं दे सकता। उसे अपने बेटे को ही वो राजगद्दी देनी होगी। एक बार मैं मर गया तो देख लेना हमारी फैमिली दूसरी फैमिली की बिल्कुल गुलाम हो जाएगी। जैसा वो कहेंगे यही उस फैमिली को करना पड़ेगा। इसलिए मेरी बात मानो, जिस दिन मैं मर गया उसी दिन तुम इस फैमिली को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाना और दोबारा कभी भी यहाँ पर आकर अपनी शक्ल मत दिखाना, क्योंकि अगर मेरे मरने के बाद भी तुम्हें कुछ हो गया यहाँ पर तो मेरी आत्मा तक को शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम अपने दोनों भाइयों से बिल्कुल भी नहीं लड़ सकती। वो दोनों तुम्हारे जान के दुश्मन बन जाएंगे मेरे जाने के बाद। इसलिए जैसा मैंने कहा है तुम्हें वही करना है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। लेकिन तब लान उनसे कहती है, पिछले कुछ दिनों में मैं एक अच्छे इंसान से मिली हूँ। अगर वो हमारी फैमिली की तरफ से अगली बार होने वाले रैंकिंग बैटल के अंदर हिस्सा ले तो वो हो सकता है कि उस रैंकिंग बैटल को जीत जाएगा। अगर वो वहाँ पर जीत गया तो हमारी फैमिली की थोड़ी थोड़ी इज्जत बच सकती है और हमारी फैमिली को बाकी फैमिली नहीं दबा सकती। उन्हें भी पता चल जाएगा कि हमारी फैमिली के अंदर भी कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज्यादा पावरफुल है। और वो यहाँ पर सीधे सीधे शियाओ के बारे में ही बात कर रही होती है, लेकिन उसके फादर कहते हैं जब तक ये रैंकिंग बैटल आएगा तब तक हो सकता है कि मैं जिंदा ही ना रहूं। ये सुनकर लांग उन्हें शांत करवा देती है और उन्हें वहाँ पर आराम करने का कहकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ सीकोंग शियाओ को इनर पैलेस के ही वाली वेपन पवेलियन के अंदर लेकर आता है, जहाँ पर लाखों की तादाद में अलग अलग वेपन होते हैं और उनमें से जो चाहे शियाओ उसे सिलेक्ट कर सकता है। सीकोंग उससे कहता है, यहाँ पर ट्रू फेस मैसेसिज्म से लेकर स्पिरिचुअल फेस मैसेसिज्म लेवल तक के जितने भी टॉप लेवल के वेपन होते हैं उन सभी को यहाँ पर रखा गया है। तो बताओ मुझे कि तुम किस तरह के वेपन का इस्तेमाल करते हो, उस तरह का वेपन मैं तुम्हें निकाल कर देता हूँ। जिस पर शियाओ कहता है, मैं तो वेपन चलाने में उतना ज्यादा माहिर नहीं हूँ, मैं तो अपनी इनर पावर का इस्तेमाल करके अटैक करता हूँ। तब ये सुनकर सीकोंग उससे कहता है, क्या कहा तुमने? तुम किसी वेपन का इस्तेमाल नहीं कर सकते? ये तो बात कोई सेंस नहीं बनाती। हर एक कल्टीवेटर अपने पास किसी न किसी तरह का तो वेपन रखता ही है। तुम नहीं जानते कि 70% से ज्यादा कल्टीवेटर अपने पास कम से कम एक स्वॉर्ड तो रखते ही है। इसलिए मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर से एक अच्छी स्वॉर्ड ढूंढ देता हूँ। जिसके बाद वो एक स्वॉर्ड निकाल कर उसे शियाओ को दे देता है। लेकिन जब शियाओ उसे देखता है तो वो उससे कहता है, ठीक है मैं स्वॉर्ड रखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये स्वॉर्ड तो बहुत ही ज्यादा कमजोर दिखाई दे रही है। इसलिए सीकोंग उसे दूसरी स्वॉर्ड लाकर देता है, लेकिन शियाओ को तो वो स्वॉर्ड भी काफी ज्यादा कमजोर दिखाई दे रही थी। इसलिए वो सीकोंग से कहता है, तुम रहने दो, मैं ही अपने लिए कोई स्वॉर्ड ढूंढ लेता हूँ। जिसके बाद शियाओ खुद ही इन सारे वेपन के अंदर से कोई अच्छी वाली स्वॉर्ड ढूंढना शुरू कर देता है। तब उसे एक वेपन का बॉक्स बहुत ज्यादा चमकते हुए दिखाई देता है और उसके अंदर से काफी सारा ऑरा बाहर निकल रहा था। इसलिए शियाओ उस बॉक्स को अपने पास लेकर आता है और उसके अंदर से बहुत ही भयंकर और पावरफुल स्वॉर्ड को बाहर निकालता है। ये देखकर सीकोंग उससे कहता है, क्या तुम इस स्वॉर्ड को लेने वाले हो? ये स्वॉर्ड तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल और भारी है। आज से 1000 साल पहले बहुत ही ज्यादा पावरफुल जनरल ने इसका इस्तेमाल बैटलफील्ड के अंदर किया था और उसने इससे न जाने कितने हजार एनिमी को एक झटके के अंदर मार गिराया था। माना कि ये स्वॉर्ड बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन कोई भी कल्टीवेटर इसे बिल्कुल भी पसंद करना नहीं चाहता, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा भारी है और इसे चलाने में तुम्हारी मैस्टिक पावर भी काफी सारी लगती है। इसलिए पिछले 1000 सालों से ये बिल्कुल अनटच यहाँ पर रखी हुई है, कोई भी इसे छूना तक नहीं चाहता। तो क्या तुम श्योर हो तुम इस स्वॉर्ड को ही लोगे? वहीं शियाओ उस स्वॉर्ड को उठाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसकी तो उसे उठाते उठाते ही हालत खराब हो जाती है, तो वो न जाने उसका इस्तेमाल कैसे करेगा। लेकिन तब भी जब उसने सिलेक्ट कर लिया होता है तो वो सीकोंग से कहता है, मैं इस स्वॉर्ड को लेने वाला हूँ, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। ये सुनकर तो सीकोंग भी हैरान था। वो गवर्नर और शियाओ के मास्टर के पास आकर कहता है, शियाओ ने उस हीवनली स्वॉर्ड को सिलेक्ट किया है जिसे कोई हाथ तक लगाना नहीं चाहता। ये सुनकर तो गवर्नर भी हैरान था कि आखिर ये शियाओ किस तरह का बंदा है। इसने तो ठीक तरह से अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट भी नहीं की और इतने भयंकर वेपन को ले लिया इसने। ये तो मुझे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा है। देखते हैं आगे ये शियाओ कौन कौन से कारनामे करके दिखाता है। दूसरी तरफ शियाओ दोबारा से स्वॉर्ड को उठाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तब भी वो उससे नहीं उठती। तब वहाँ पर जैस्मिन आती है
वो शियाओ से कहती है क्या तुमने इसीलिए स्वॉर्ड को चुना ताकि तुम लोगों के सामने अपना एटीट्यूड दिखा सको कि तुम नामुमकिन चीजें करके दिखाते हो। जिस पर शियाओ कहता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने जब इस स्वॉर्ड को छुआ तो मुझे बहुत ही अजीब महसूस हुआ कि जरूर इसके अंदर कोई खास बात है, इसलिए मैंने इस स्वॉर्ड को सिलेक्ट किया है और अब चाहे कितनी भी ये भारी क्यों ना लगे मैं इसी का इस्तेमाल करूंगा फाइट करने में। ये मेरी एक गार्डियन स्वॉर्ड बनेगी, इसका इस्तेमाल करते हुए जितने भी मेरे चाहने वाले हैं मैं उन सभी को संभालूंगा और उनके ऊपर एक आंच तक आने नहीं दूंगा, चाहे दुनिया का कितना भी बड़ा से बड़ा खतरा क्यों ना आ जाए मैं सभी को संभाल सकता हूँ बस इस स्वॉर्ड की बदौलत। ये सुनकर तो जैस्मिन एकदम हैरान रह जाती है, वो बस शियाओ को देखे ही जा रही होती है। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि शियाओ आखिर ये बात कर रहा है। वो उससे कहती है जो भी तुमने अभी यहाँ लाइन कही ये सारी की सारी लाइन मेरे भाई ने भी कही थी, मेरे भाई ने भी मुझसे कहा था कि उसके पास जो हीमेली स्वॉर्ड है वो उसके गार्डियन की तरह है, वो उसका इस्तेमाल करते हुए उसकी बदौलत वो मुझे बचाएगा, मेरी माँ को बचाएगा और मेरी पूरी फैमिली को बचाएगा। और उसने वैसा किया भी, उसने हम सभी को बचाया और उसने अपने मरते दम तक के अपनी स्वॉर्ड को कभी भी अपने से अलग नहीं किया। उसका कहना था कि ये स्वॉर्ड उसके लिए बिल्कुल एक गॉड की तरह है, वो उसकी मदद से दुनिया के हर बड़े से बड़े खतरे को आसानी से झेल सकता है और उसी तरह की स्वॉर्ड ये तुम्हारे पास जो है वो भी है। तो क्या मुझे सच में बताओ कि तुम इस स्वॉर्ड को लेना चाहते हो, बाद में तो तुम अपना फैसला नहीं बदलोगे ना। जिस पर शियाओ कहता है तुम्हारी भाई के बारे में सुनकर तो मुझे बहुत अच्छा लगा, काश मैं उसे अपना दोस्त बना पाता, लेकिन जिस तरह से उसके पास वो स्वॉर्ड थी वैसे ही मेरे भी ख्याल हैं, मैं भी हमेशा इस स्वॉर्ड को अपने पास रखूंगा और चाहे कुछ भी दुनिया का खतरा क्यों ना आ जाए ये स्वॉर्ड मुझे उस खतरे से लड़ने में मदद करेगी। मैं कभी भी रिग्रेट नहीं कर सकता कि आखिर मैंने इस स्वॉर्ड को क्यों लिया। तब जैस्मिन उससे कहती है अगर तुमने मन बना ही लिया है तो मैं तुम्हें ग्रेट द बुद्धा टैक्टिक सिखाऊंगी, जिसका इस्तेमाल करते हुए तुम बड़ी ही आसानी के साथ इस स्वॉर्ड को संभाल पाओगे, क्योंकि इस टेक्निक को मेरे भाई ने भी सीखा था और उसी के बाद उसने इतनी भारी स्वॉर्ड को आसानी से उठा लिया था। जैसे तुम्हारे पास इविल गॉड की पावर है वैसे ही ये ग्रेट बुद्धा टेक्निक भी है, उसने इस टेक्निक में मास्टरी हासिल कर ली थी, इसलिए वो स्वॉर्ड को इतनी आसानी से वो चला पाता था जितना कि कोई नॉर्मल इंसान एक छुरी को चला पाता है। इस तरह की हल्की लगने लगी थी उसे वो स्वॉर्ड, इसलिए मैं तुम्हें वो टेक्निक सिखाना चाहूंगी ताकि तुम्हारे लिए भी ये स्वॉर्ड बिल्कुल हल्की बन जाए और तुम आसानी से इस स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर पाओगे। लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि ये टेक्निक तुम्हारी ब्लड लाइन, तुम्हारी मसल, तुम्हारी स्किन, तुम्हारे बालों, हर चीज से जुड़ी रहेगी। तुम्हारी सारी चीजों की पावर उस स्वॉर्ड में मिलेगी और स्वॉर्ड की पावर तुम्हारी बॉडी से मिलेगी, तभी तुम आसानी के साथ उस स्वॉर्ड को संभाल पाओगे। और एक बार मास्टर हासिल कर लेने के बाद तुम्हारी एक मॉर्टल बॉडी डिवाइन बॉडी में बदल जाएगी। और इस टेक्निक में टोटल 12 लेवल आते हैं, तुम्हें एक एक करके उन सारे के सारे लेवल को सीखना होगा। लेकिन तो अगर पहला दूसरा लेवल भी सीख लेते हो तो तुम उस स्वॉर्ड को संभालने के लायक बन जाओगे और आखिरी लेवल सीखने के बाद तुम्हारी बॉडी डिवाइन बॉडी में बदलेगी। इसलिए कल ही से तैयारी शुरू कर दो, मैं तुम्हें कल से ही ग्रेट बुद्धा टैक्टिक सिखाऊंगी। ये सुनकर तो शियाओ की खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि जैस्मिन ने तो उसकी कितनी अच्छे से मदद कर दी और वो तो आसानी से इस स्वॉर्ड को संभाल लेगा। तब जैस्मिन उससे कहती है अगर तुमने अपने 12 लेवल को सीख लिया तो उसके बाद तुम खाली इस ग्रेट बुद्धा टैक्टिक का इस्तेमाल करते हुए किसी भी अपोनेंट को हरा सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास तो इविल गॉड की एक्स्ट्रा पावर है। अगर तुम उन दोनों का इस्तेमाल कर लो तो तुम्हारे सामने कोई बड़े से बड़ा कल्टीवेटर खड़ा तक नहीं हो पाएगा, तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पावर आ जाएगी। इसलिए तुम्हें कैसे भी करके इस ग्रेट बुद्धा टैक्टिक को जल्द से जल्द सीखना होगा और इसे मास्टरी भी 3 महीनों के अंदर ही करनी होगी। जिसके बाद वो पहले लेवल की सारी टेक्निक शियाओ के दिमाग में ही सील कर देती है, जिस वजह से शियाओ खुद को किसी अलग ही दुनिया में पाता है जहाँ उसे जैस्मिन की आवाज आ रही होती है कि मैंने तुम्हें पहला लेवल कल्टीवेट करने का तरीका बता दिया है, लेकिन उसे कल्टीवेट तो तुम्हें ही करना है, इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द उसे कल्टीवेट करना होगा। लेकिन शियाओ भी पहले लेवल को भी ठीक तरह से कल्टीवेट नहीं कर पाता। जैस्मिन उससे कहती है मेरे भाई को पहला लेवल सीखने में पूरे के पूरे 33 दिन लगे थे, लेकिन तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं है, तुम्हें जल्द से जल्द उसे सीखना होगा। तभी वहाँ पर लान आने लगती है, इसलिए जैस्मिन दोबारा से शियाओ की बॉडी के अंदर चली जाती है। जिसके बाद लान वहाँ पर आकर शियाओ के सामने ही बैठ जाती है, लेकिन वो काफी ज्यादा परेशान लग रही थी। वो शियाओ से कहती है मेरे फादर काफी ज्यादा बीमार हैं, इसलिए मैं उन्हें देखने गई थी। ये सुनकर शियाओ से कहता है क्या कहा तुमने, तुम्हारे फादर बीमार हैं? तो चलो मैं उनके लिए अच्छी दवा बना देता हूँ, तुम तो जानती ही हो कि मैं कितना अच्छा डॉक्टर हूँ। लेकिन जैस्मिन कहती है काफी डॉक्टर उनकी देखभाल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अभी तक ठीक नहीं हुए और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा इन 3 महीने का टाइम इसी चीज में बर्बाद हो जाए, इसलिए तुम अपने कल्टीवेशन पर ध्यान दो। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। जहाँ जाते हुए वो उसे एक जेड मैसेंजर भी दे देती है, जिसकी मदद से वो जब चाहे अपने मास्टर और लान को अपने पास बुला सकता है। लेकिन शियाओ को यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रही होती है कि लान उससे कोई बात जरूर छुपा रही है, लेकिन अभी वो उस चीज पे उतना ध्यान नहीं देता। दूसरी तरफ हम किसी अनजान जगह पर आइस क्लाउड इमॉर्टल पैलेस की एक लड़की को देखते हैं और ये वही पैलेस है जहाँ पर की शियाओ की वाइफ है। और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।